चौबे 10 सालों में एक छोटा सा भी योजना नहीं शुरू कर पाए उस इलाके में, क्योंकि वो असली और नकली का चौबे जी नारा लगा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कोई कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कि मोदी जी को राम भक्त बनाने में अश्विनी चौबे का बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन अब राम भक्त का मुद्दा जो है वो बहुत ठंडा हो गया है, तो इसलिए तो उनको नहीं साइड कर दिया गया। 24 साल से भारतीय जनता पार्टी आजमा रखी थी बक्सर के लोगों को मूर्ख बना रही थी, वहाँ के स्थानीय मतदाताओं को, कि हम बाहर से जो भेजे इसमें से आप करीब करीब 13 लोग ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो परिवारवाद या परिवार की दूसरी या तीसरी पीढ़ी में राजनीति कर रहे हैं। में भारतीय जनता पार्टी काल्पनिक मुद्दे पर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। वो मुख्य मुद्दे के विकास में हमारी हिस्सेदारी बिहार की घट रही है। भाजपा डरी हुई है। नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। अभी लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और हर पार्टी के द्वारा आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच में अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा जो आरोप है वो परिवारवाद का आरोप है। परिवारवाद का आरोप जहां एक तरफ से बहुत पहले से बीजेपी जो है महागठबंधन पे लगाते आ रही है, लेकिन अब इस बार जो है बीजेपी पे भी लगने लगी है। तो इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बक्सर के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। जी, अभी जिस तरीके से जो है परिवारवाद पे जो आरोप लग रहा है, तो क्या लगता है कि ये सही है? देखिए, पूरी तरह बिहार में भारतीय जनता पार्टी काल्पनिक मुद्दे पर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। वो मुख्य मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती। विकास के एजेंडे पर सामाजिक और आर्थिक जो बदलाव होना चाहिए था बिहार में, जो 19 साल से बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, देश में भी 10 साल से, तमाम सवालों पे देखें तो उनका कोई सकारात्मक पक्ष नहीं है जिस पर बिहार की में वोट मांग सकें। तो ये काल्पनिक मुद्दे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो आरोप स्वयं भारतीय जनता पार्टी पे चस्पा है, आप एक मेरे पास लिस्ट है, इस लिस्ट को आप गौर से देखें तो करीब 6 भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा सांसद प्रत्याशी हैं उसमें उनके पिता सांसद रहे हैं। उसी तरह से 4 लोजपा के और 3 जेडीयू के लोग परिजन उनके एमएलए और सांसद रहे हैं। तो 40 में से आप करीब करीब 13 लोग ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो परिवारवाद या परिवार की दूसरी या तीसरी पीढ़ी में राजनीति कर रहे हैं। तो यह इररिलेवेंट जो भारतीय जनता पार्टी का यूएसपी है राजनीति का, कि वह मुद्दों से भागने का, जो बिहार के विकास को लेकर के, जीडीपी को लेकर के, स्पेशल पैकेज को लेकर के जो बहस होनी चाहिए थी, शिक्षा में सुधार को लेकर के, उन बातों पर वो नहीं आकर के एक काल्पनिक मुद्दे खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं लोग। जी, तो जैसे कि आप जो कह रहे हैं कि काल्पनिक मुद्दे पे, वो तो कहते हैं कि हम रोज़गार पे बात करते हैं, और जो महागठबंधन के लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ परिवार पे बात करते हैं और सिर्फ अपने परिवार को ही लाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि अपने पीढ़ी के जो है एक से दूसरे डाला जाता है। जैसे कि अब नवादा की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे जो डाला गया विवेक ठाकुर को लाया गया, और इस बार नवादा का ये भी मांग है कि बाहरी वर्सेस घर का बेटा। तो इस तरीके का जो सवाल हो रहा है, या फिर और भी जगह पे देखा जा रहा है। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो संभवी की बात करते हैं तो संभवी को भी चिराग पासवान जी उतारे हैं अपने पार्टी से, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं परिवारवाद से ही है। तो इस पे क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के 13 लोगों में से जो परिवारवाद, जो परिवार की दूसरी पीढ़ी के लोग कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता तो नहीं है, नेता हैं और पैराट्रूपर्स हैं, जिनका उन संसदीय क्षेत्र से कोई लेना देना। संभवी जमुई से जाकर के समस्तीपुर, दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार, और मुजफ्फरपुर से विवेक ठाकुर, उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार नवादा, और हमारे यहाँ जैसे बक्सर में देखेंगे तो उत्तर बिहार गोपालगंज से उठा करके दक्षिण बिहार बक्सर में। तो ये पैराट्रूपर्स जो ये लोग भेज रहे हैं, ये बिहार की जनता को अच्छी तरह से मालूम है कि यह झाल बजाने वाले, हाजी हाजी करने वाले दिल्ली में इनको ज़रूरत है। तो जो बेसिकली रूटलेस जो लोग होते हैं, और पॉलिटिक्स में हो या कहीं पर, वो रूटलेस लोग हमेशा अपने जो बॉसेज होते हैं, जो टॉप बॉसेज, उनके हाँ में हाँ का मिलाने का काम करते हैं। लेकिन बिहार की जनता को तो अपना एजेंडा है साफ कि हमारे रोज़गार के लिए कौन काम करेगा, डेवलपमेंट के लिए कौन काम करेगा, किसानों के लिए कौन काम करेगा।
तो उस पर भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है ना देश भर में 10 सालों में, और 19 साल बिहार में भी सरकार चला करके एक्सपोज है। तो अब इनके पास कोई फेस वैल्यू नहीं है जिस फेस वैल्यू के आधार पर राजनीति में बिहार में ये हम लोग को गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को ये चुनौती पेश कर सकें। इसी से आप देखते होंगे कि सुबह से शाम तक इस तरह से सवाल खड़ा करते हैं जिसका घंटे भर में वो मुद्दा विहीन हो जाता है, वो मुद्दा ही गायब हो जाता है। जी। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे कि जो आपका सीट है, तो इस सीट से जो मौजूदा सांसद हैं इनको दरकिनार कर दिया गया है, तो ऐसा क्यों किया गया है? पहले जवाब में मैंने कहा था कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी पैराट्रूपर्स को भेजती है कि वहाँ स्थानीय मुद्दे पर उस स्थानीय सफलता और विफलता का असर न हो, और चूँकि ये 24 साल से भारतीय जनता पार्टी आजमा रखी थी बक्सर के लोगों को मूर्ख बना रही थी, वहाँ के स्थानीय मतदाताओं को, कि हम बाहर से जो भेज रहे हैं वो अच्छे लोग हैं। तो 2 बार जब इनके निकम्मे लोग वहाँ टेस्टेड हो गए बक्सर लोकसभा में, फिर भी इनके पास कोई आदमी नहीं था बक्सर में। बेसिकली शाहाबाद में नेतृत्वहीन है भारतीय जनता पार्टी। आप देखेंगे तो आरा में भी बगल में वो सुपौल से आकर के चुनाव लड़ते हैं आर.के. सिंह। आप देखेंगे बगल में काराकाट तो वैशाली से उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव लड़ते हैं। तो ये जो पैराट्रूपर्स के जरिए जो राजनीति जो शाहाबाद का करने का जो लंबे समय से, जबकि ये ऐतिहासिक भूमि है शाहाबाद, देश के 2 उप प्रधानमंत्री उस इलाके से हुए, और देश के आधा दर्जन बड़े सत्ता परिवर्तन का केंद्र रहा। वो हमारा धरती पुत्र शेषा सूरी हुमायूं को हरा करके देश की सत्ता पे कब्जा करना हो, या फिर आप भगवान राम का शिक्षा दीक्षा हुआ बक्सर की भूमि से, विश्वामित्र के आश्रम से। तो ये शाहाबाद बड़े लड़ाई का गवाह रहा, लेकिन ये हमेशा ही ये भगोड़े और निकम्मे लोगों से भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति करने का प्रयास किया है बक्सर और शाहाबाद में, इस बार एक्सपोज हैं और ये सब हारेंगे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कि मोदी जी को राम भक्त बनाने में अश्विनी चौबे का बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन अब राम भक्त का मुद्दा जो है वो बहुत ठंडा हो गया है, तो इसलिए तो उनको नहीं साइड कर दिया गया? अब देखिए, वो तो कह रहे हैं कि हम परशुराम पुत्र हैं जी। अश्विनी चौबे कभी कहीं नहीं कर रहे हैं कि वो राम पुत्र हैं या राम के नहीं, जैसे कि सबसे पहले जो नारा वो दिए थे बक्सर के राम जी, और वो जो है एक ट्रस्ट भी इस तरीके से जो बनाए हैं, तो बक्सर के राम लाने के बाद ही और बक्सर में राम को लाने के लिए ही जो है वो मोदी जी को वहाँ लाए थे, और उसी के नाम पे जो है वो जीत करके भी आए थे। तो इस बार जो है वो अपना बीजेपी अपना प्रयोग कर रही है, दूसरे कैंडिडेट को उतारी है। देखिए, अभी तो कह रहे हैं कि हम परशुराम पुत्र हैं इसीलिए हमको दंडित किया गया। वो इंटरव्यू में कई चैनलों पे बोला कि हम परशुराम पुत्र हैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंडित किया और उनका टिकट काटने का काम तो किया। फिर मिथिलेश तिवारी कौन है? यही तो असली और नकली का चौबे जी नारा लगा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कोई मिथिलेश तिवारी जो है वो नकली आदमी है। अब वो नकली, अब भारतीय जनता पार्टी बताए कि नकली और असली का लड़ाई क्या है, ये तो दोनों उनके लोग कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये दोनों ही इस मामले में नकली हैं कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं 200-300 किलोमीटर दूर से। ये बक्सर के स्थानीय बासिंदा नहीं है, वहाँ के किसी पंचायत को नहीं जानते, किसी गांव को नहीं जानते, वहाँ की स्थानीय समस्या क्या है ये नहीं जानते। गोपालगंज बाढ़ग्रस्त इलाका है जबकि हमारा सूखाग्रस्त इलाका है जी। तो कई ऐसे मसले हैं जिसको बाहर के लोग को तो समझने में ही समय लग जाएगा, वहाँ का विकास का कोई एजेंडा फ्रेम नहीं तैयार कर पाएगा। अश्विनी चौबे 10 सालों में एक छोटा सा भी योजना नहीं शुरू कर पाए उस इलाके में, क्योंकि वो 10 सालों में भी उस इलाके को नहीं समझ पाए, तो काम क्या कराएंगे। जी। अच्छा, अभी अगर आप क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों से अगर वोट मांग रहे हैं तो लोग आपसे क्या कह रहे हैं और अभी जो मौजूदा हैं उनके बारे में क्या बता रहे हैं? देखिए, मेरे बारे में मेरे इलाके के लोग जानते हैं। मैं वहाँ से एमएलए भी हूँ और पूर्व मंत्री भी रहा, और हम किसानों के सवाल पर लड़ते रहे। जिस राज्य की 80% आबादी है, वो भूमि अधिग्रहण का सवाल हो, मंडी कानून का सवाल हो, मिनिमम सपोर्ट का प्राइस का सवाल हो, ये सब गारंटी जो हमारे हैं वो हम सवालों को लेकर के हम लोग संघर्षरत हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि हमारी गारंटी है सफल, कहीं पे कोई ऐसी गारंटी नहीं है जो कि विफल है, तो आपके इलाके में अगर आप घूम रहे तो आपको क्या लग रहा है वो सफल है? अब तो देखिए, वो एक गारंटी, मोदी गारंटी के नाम पे आप देखे होंगे कि 4 राज्यों में चुनाव हो रहा था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में। तो मोदी गारंटी के नाम पर वहाँ 1000 रुपया बोनस देने का उन्होंने घोषणा किया अनाज पर। जी।
और यही वो उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने नारा लगाया, एक देश एक विधान, जी एक देश एक कानून। और नारा कई बार लगा कि देश में एक देश दो विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नारा लगाया लोगों ने। फिर भी देश के किसानों के साथ दो न्याय इनका है। जी उत्तर प्रदेश में ज़मीन का कीमत दूसरा है, बिहार में ज़मीन का कीमत दूसरा है। उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमत दूसरा है, बिहार में दूसरा है। तो ये नारा जो लगाने वाले लोग हैं ये एक्सपोज हैं। मोदी का कोई गारंटी नहीं चल रहा, केवल मोदी की एक ही गारंटी चल रही है, वो गारंटी अडानी और अंबानी के विकास, उनके जो पैसे जो बढ़ रहे हैं उसके लिए चल रहा है। अच्छा, क्या भाजपा डरी हुई है? भारतीय जनता पार्टी डरी नहीं होती तो हेमंत सोरेन से लेकर के आपके अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की क्या ज़रूरत थी चुनाव के वक्त? बिहार में क्या स्थिति स्वाभाविक, है? बिहार में तो डरे हुए थे, तभी तो एक नीतीश कुमार जैसे मानसिक रूप से विक्षिप्त और राजनीति में एक समाप्त प्राय व्यक्ति को के साथ वो गठबंधन किए। इसे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई थी। जी अगर उसको विश्वास होता तो नीतीश कुमार के साथ तो क्यों जाते, जिसके साथ तो उस पार्टी के लोग भी अब नहीं खड़ा होना चाहते ठीक से। 400 सांसद के जगह वो 4000 देश में सांसद कहाँ से लाएंगे? और मोदी जी को अभी भी विश्वास है कि वो हमारे लिए वोट मांग रहे हैं कि उनका वोट बिगाड़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। जी जी अभी जैसे देखा जाता है कि मोदी जी एकदम थके हुए लग रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार बिहार में वो 40 में से 40 जीत पाएंगे? बिहार की राजनीति में नरेंद्र मोदी के पास अगर कुछ भी कहने के लिए होता, तो रोहिणी आचार्य पर किस तरह के भद्दे आरोप लगाए जा रहे हैं, किस तरह से काल्पनिक मुद्दे गढ़े जा रहे हैं बिहार में। अगर क्या उपलब्धि है बिहार में? 19 साल से बिहार में सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ। 3.5% जीडीपी में हमारा बिहार का योगदान था 2005 में, और 2024 में 19 साल बाद देश की जीडीपी में 3.4% का योगदान रह गया। मतलब हम देश में के विकास में हमारी हिस्सेदारी बिहार की घट रही है। कौन ऐसा कोई आपने एम्स दे दिया बिहार को, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने बिहार को दे दिया? आखिर जब बिहार को विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा जैसे महत्वपूर्ण सवाल को भारतीय जनता पार्टी इग्नोर करती रही, तो अब तो भारतीय जनता पार्टी का हिसाब का वक्त आ गया कि भारतीय जनता पार्टी से हिसाब लेगी जनता। जी तो अभी आप यहाँ पे सुन रहे थे बक्सर सीट से लोकसभा उम्मीदवार सुधाकर सिंह को, और इन्होंने हर एक सवाल का जवाब अच्छे तरीके से दिया, और इन्होंने ये बताया कि इस बार भाजपा की हर गारंटी जो है विफल है और आगे भी विफल रहेगी, और मोदी जी जो है एक थके प्रधानमंत्री के रूप में अभी बिहार में घूम रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी परिणाम आने वाला नहीं है। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।